आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। और आज जो टॉपिक अपन लेने जा रहे हैं उसका नाम है समायोजन के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष उपाय। ठीक है, पहले अपन टाइटल लिखते हैं, देन अपन इसको जो है डिस्क्राइब करते हैं। समायोजन के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, समायोजन के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष उपाय। ठीक है, अब ये चीज देखने से पहले भाई आप समायोजन के लिए आप प्रत्यक्ष तरीका यूज कर रहे हो या फिर आप अप्रत्यक्ष तरीका यूज कर रहे हो। अब ये जो अप्रत्यक्ष रूप से जो आप उपाय काम में लेते हो इसको अपन बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, है ना। साइड में लिख देता हूं ताकि ये एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में भी आती है और आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, आपके मार्ग में कोई बाधा आई, आपने उस बाधा को ही जड़ से खत्म कर दिया, ये कैसा उपाय है? प्रत्यक्ष उपाय है। आप जो है अपनी निर्णय क्षमता, आप जो है विश्लेषण करना, एनालाइज करने को आप जो है यूज कर रहे हो, ये कैसा उपाय है? प्रत्यक्ष उपाय है। आप किसी एक लक्ष्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपने तैयारी की है, इससे रिलेटेड जो है उस लक्ष्य को आप क्या करते हो? आप प्रतिस्थापित कर देते हो। तो लक्ष्यों का जो प्रतिस्थापन है या विश्लेषण तथा निर्णय करना है या मार्ग में आई हुई बाधाओं का या कठिनाइयों का जो निवारण है, वो सारे कैसे उपाय होते हैं? प्रत्यक्ष उपाय हैं। तो प्रत्यक्ष उपाय यदि आपको अच्छे से याद हैं तो क्वेश्चन आता नहीं उनमें से कौन सा प्रत्यक्ष उपाय नहीं है, तो बाकी सारे कैसे अप्रत्यक्ष, यानी उनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष उपाय नहीं है तो वहां पर 1 पॉइंट प्रत्यक्ष का दे देंगे। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और फिर से जो है एग्जाम में आपके आने की संभावना रहेगी। अब देखिएगा, बात आती है, आपने एक नाम सुना होगा मानसिक मनोरचनाएं, या जिसको अपन बोलते हैं मानसिक रक्षात्मक युक्तियां या मानसिक युक्तियां या समायोजन के अप्रत्यक्ष उपाय। दैट इज कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, अपन देखते हैं वो क्या है। एक वर्ड लिख रहा हूं मैं यहां पर, डिफेंस मैकेनिज्म। जस्ट अ सेकेंड, नाम क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म जिसे अपन क्या बोलते हैं? रक्षात्मक युक्तियां। क्या बोलते हैं अपन इसको? रक्षात्मक युक्तियां। ठीक है, तो ये जो रक्षात्मक युक्तियां होती है स्टूडेंट्स, याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसे समायोजन के उपाय भी कहते हैं। तो ये जो रक्षात्मक युक्तियां होती है, ये समायोजन का कैसा उपाय होता है? आपके अप्रत्यक्ष उपाय होता है। कैसा उपाय होता है? अप्रत्यक्ष उपाय होता है, डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, आइएगा कैसे अपन इनकी चर्चा करते हैं। आप एक बात देखिएगा, आपने नाम सुना होगा दमन, शमन, तार्किकरण, युक्तिकरण, प्रक्षेपण, तादात्मीकरण, विस्थापन, है ना, या रक्षात्मक उपाय, अंतःक्षेपण। ये जो सारे मैंने नाम लिए हैं, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? आपके समायोजन के अप्रत्यक्ष उपाय में आते हैं। वापस बोल रहा हूं, समायोजन के प्रत्यक्ष उपाय में क्या था? निर्णय लेना, विश्लेषण करना, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना, बाधाओं का क्या करना? निराकरण करना। ये 4 चीजें प्रत्यक्ष उपाय में थी। अप्रत्यक्ष उपायों में आपके क्या आता है? प्रक्षेपण, युक्तिकरण, युक्तिकरण को तार्किकरण भी कहते हैं, तादात्मीकरण, उदातीकरण, मार्गांतीकरण या शोधन भी कहते हैं उदातीकरण को। ठीक है, इसके साथ साथ विस्थापन है और इसके साथ साथ जो आपके और नाम आते हैं अंतःक्षेपण है ना। तो ये सारी चीजें कैसे उपाय होंगे? आपके अप्रत्यक्ष उपाय होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है मेंटल जो डिफेंस मैकेनिज्म जो होती है, रक्षात्मक युक्तियां क्या होती है? यानी वह युक्तियां जिनके माध्यम से जो है आप परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाते हो, दैट इज कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, लिख देता हूं, देखिएगा डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। वह मानसिक मनोरचनाएं, वह मानसिक मनोरचनाएं जिनके द्वारा समायोजन किया जाता है या परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाया जाता है, क्या कहलाती है? रक्षात्मक युक्तियां कहलाती है। क्या कहलाती है? रक्षात्मक युक्तियां कहलाती है। डिफेंस मैकेनिज्म इसे अपन कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपन, इसको आगे चलते हैं स्टूडेंट्स।
देखिएगा, अगली स्लाइड अपन यूज करते हैं। यहां पर देखो एक नाम लिखा हुआ है, मानसिक मनोरचनाएं या आत्म सुरक्षात्मक अभियांत्रिकाएं या समायोजन तंत्र भी अपन इसे कहते हैं, रक्षात्मक युक्तियां भी इसे कहते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली भी इसे कहते हैं, या रक्षा तंत्र भी इसे कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, मैकेनिज्म भी कहते हैं। बात आई समझ में? तो ये इतने सारे नाम हैं, समायोजन की विधियां, समायोजन की युक्तियां, रक्षात्मक तंत्र, मानसिक मनोरचनाएं, ठीक है, और आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकी, सारी एक ही चीजें हैं। इन सब का यूज किसमें करते हैं? परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने में या समायोजन करने में, यानी वे मानसिक रचनाएं जिनकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, समायोजन करते हो, दैट इज कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, देखिएगा, मानसिक मनोरचनाएं वे साधन है, एक डिवाइस है। मेंटल मैकेनिज्म इज ए डिवाइस जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता, तनाव, चिंता आदि से बचने या उनके साथ समायोजन स्थापित करने के लिए करता। मैंने बताया था ना, वह मानसिक मनोरचनाएं जो समायोजन में मदद करती है क्या कहलाती है? रक्षात्मक युक्तियां कहलाती है। अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपन आगे, देखिएगा। अब इसमें आपके आते हैं प्रत्यक्ष उपाय। मैंने बताया था प्रत्यक्ष उपायों में क्या था, बाधाओं को दूर करना, ठीक है, लक्ष्य का क्या करना, प्रतिस्थापन करना, विश्लेषण एवं निर्णय करना, और एक आपके नाम आ रहा अन्य मार्ग खोजना, है ना। कहता ना कि प्लान ए सक्सेस नहीं रहा है तो आप प्लान बी कर रहे हैं, प्लान बी सक्सेस नहीं कर रहा तो आप प्लान सी यूज कर रहे हैं, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, कोई अन्य मार्ग खोज रहे हो, ठीक है ना, कि यार मेहनत से सफल नहीं हुए हैं तो क्या करते हैं अपन, यहां पर जो है कोई पेपर वेपर का जुगाड़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, ऐसे अन्य मार्गों पर कभी भी नहीं जाना है, क्योंकि आप एक अच्छे प्रतिभागी हैं, एक अच्छा एग्जाम्पल के रूप में आपको लोगों को प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो कोई लक्ष्य जो है उसकी प्राप्ति नहीं होती है तो उसके लिए एक अदर एफर्ट करना, कोई अन्य क्रिया करना जिसकी सहायता से आप जो है अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, है ना। जैसे आपने एनसीईआरटी पढ़ी, है ना, आपने बहुत सारे मॉडल पेपर सोल्व किए, आपने लाइव कोर्सेज या ऑफलाइन जो है आपने वहां पर पढ़ा, ठीक है। तो ये आपको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा की जाने वाली क्या है, अन्य क्रियाएं हैं, ठीक है। तो अन्य मार्ग खोजना भी कैसा उपाय है, प्रत्यक्ष उपाय है। मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट है, ये 4 याद है, इसका मतलब आपकी भटकती आत्मा को शांति मिल जाएगी। एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से मिलने की संभावना है। प्रत्यक्ष उपाय में केवल कितने नाम हैं, 4। तो अन्य सभी नाम किस में आएंगे, अप्रत्यक्ष उपाय में। मैंने बताया था अप्रत्यक्ष उपाय में कैसे नाम आते हैं, दमन, देखो जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिप्रेशन बोलते हैं। दमन को क्या बोलते हैं, रिप्रेश करना। एक होता है सप्रेशन जिसे बोलते हैं समन। एक होता है डिपेंड, आश्रित होना। जो व्यक्ति जो होता है ना, बिल्कुल आलसी होता है, जो कुछ भी नहीं कर पाता है, वो पूरी तरह से दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। एक होता है आपके प्रक्षेपण जिसको अपन बोलते हैं प्रोजेक्शन। इसके अलावा युक्तिकरण, तार्किकरण, तादात्म्यकरण, बहुत सारे नाम मैंने आपके सामने बोले थे, अभी सारे आ जाएंगे। देखो एक आपके नाम आ गया पृथक्करण या विथड्रॉल, या इसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोलेशन। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तादात्म्यकरण, आइडेंटिफिकेशन। औचित्य स्थापन, इसी को ही अपन क्या कहते हैं, तार्किकरण भी बोलते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं, युक्तिकरण भी बोलते हैं। और बेटर है इंग्लिश का एक टर्म याद कर लो, दैट इज कॉल्ड द रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा देखो उदातीकरण, इसको मार्गांतीकरण भी कहते हैं, इसे शोधन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे नाम है, इसलिए मैंने आपको क्या बताया, प्रत्यक्ष उपाय याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन वहां से आता कौन सा प्रत्यक्ष उपाय नहीं है, तो एक कोई अप्रत्यक्ष एग्जाम्पल वहां पर डाल देते हैं। तो प्रत्यक्ष उपाय में 4 पॉइंट अच्छे से याद है तो आपका बाल भी बांका वहां पर नहीं होगा। फिर देखो दीवा स्वप्न है जिसे अपन डे ड्रीमिंग कहते हैं। अभी इनको एक एक पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। डे ड्रीमिंग, ठीक है। और आपके कौन सा नाम रह गया, रिग्रेशन, प्रतिगमन जिसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। विपरीत रचना, ये सारी अपन बातें एक एक पॉइंट को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहला एक नाम आ रहा है दमन। दमन दैट इज कॉल्ड रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या होता है, दमन का जो संबंध होता है वो कटु अनुभवों से, कड़वे अनुभवों से होता है, जिनको आप अपने अचेतन मन में आप दबा देते हो, जिन्हें आप कभी भी आप याद करना नहीं चाहते। और दमन का एक छोटा रूप आपके क्या है, समन। अच्छे से समझना,
इन दोनों में सिमिलरिटी है। देखो क्वेश्चन में क्या होता है, एग्जाम जो व्यक्ति जो है दो ऑप्शन में जो है डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। दमन का संबंध कैसे अनुभवों से होता है? कटु अनुभवों से, जिनको आप जबरदस्ती भूलने का प्रयास करते हो। जैसे किसी माँ के बेटे की अर्ली एज में डेथ हो गई है, किसी के अर्ली एज में जो है मदर या फादर एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है, या मोनिका आपको छोड़ के चली गई है, उसने दूसरा उद्दीपक ढूंढ लिया है और आप जो उनसे बहुत इमोशनली अटैच थे। ये चीज जो है मजाक वाली बात नहीं है, बहुत सारे लोगों के तोते उड़ जाते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा किशोरावस्था के दौरान संवेगात्मक संतुलन नहीं होता है, लोग सुसाइडल अटेम्प्ट तक कर लेते हैं कि मैं इतना डेडिकेटेड था, इतना कमिटेड था, और ये तो जो है बहुउद्देश्य परियोजना बन गई, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, है ना। या फिर लड़की बहुत अच्छी है और लड़का जो है बहुत सारे उद्दीपक उसने ढूंढ लिए थे। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? तो ऐसे कटु अनुभव जो होते हैं, जिनको आप जबरदस्ती भुलाने का प्रयास करते हो, उनको जानबूझकर अपने अचेतन मन में डालने का प्रयास करते हो, जिसे अपन क्या बोलते हैं? दमन। और एक होता है समन, है ना। समन इससे छोटी सी चीज है। जैसे मान लो आप घर से निकले, आपको रास्ते में जो है घर से बाहर निकलते गेट पे आपको दूध वाला मिल गया, हिसाब किताब कर रहे हो, हिसाब किताब में गड़बड़ी, इसको लेके आपकी उससे बहस हो गई, अखबार वाले से आपकी बहस हो गई, दुकानदार से आपकी बहस हो गई, तो ये चीज आपको थोड़ा परेशान करेगी। लेकिन आप सोचोगे छोड़ो रे यार, जो हुआ सो हुआ, जाने दो, मुझे इस चीज को लेके परेशान नहीं होना है। यानी ये आपको थोड़ा सा परेशान करती है, लेकिन आपके लिए इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है जितनी ज्यादा बड़ी बात किसमें? दमन में। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो दमन का संबंध कैसे अनुभवों से होता है? कटु अनुभूतियों से। दुखद बातें होती है, अतृप्त इच्छाओं को जो है बलपूर्वक जबरदस्ती भुलाने की कोशिश करना क्या कहलाता है? दमन कहलाता है। समन क्या होता है? कष्टदायी बातों का जानबूझकर चेतन अस्वीकरण, एज इट इज, यही लाइन आती है। यानी आपको पता है कि दूध वाले से या अखबार वाले से हिसाब किताब को लेके आपकी बहस हुई है ना, आपका दिमाग जो थोड़ा सा खराब हुआ है, जानबूझकर आप इसका क्या करते हो? चेतन रूप से अस्वीकार कर देते हो कि छोड़ो रे यार, जो हुआ सो हुआ, अब इस बात को लेके बार बार दिमाग खराब नहीं करना। जबकि यहां पर क्या होता है? उस बात को बलपूर्वक भुला देने की कोशिश की जाती है कि भुला देना मुझे, है ना, नहीं जीना है तेरे बिना। वो वाली बात जो है वो आपके कहां पर आएगी? दमन में आएगी। जैसे देखो एग्जाम्पल लिखा, दूध वाले से झड़प हो जाने पर यह कहना कि छोड़ो, हुआ सो हुआ, ओके। अगला देखिए, आश्रित होना नहीं पूछा जाता। आश्रित कौन होता है? कर्महीन व्यक्ति, जो खुद कुछ भी नहीं करना चाहता है, वो अपने जो है अपने पुश्तों के ऊपर, अपनी जो है पेरेंट्स के ऊपर की जो है उनकी कमाई है, उन्हीं के ऊपर वो जीना चाहते हैं, ठीक है ना। बस आराम से बैठे हैं, मोबाइल लैपटॉप ले लिया, चल रहे हैं दिन भर, बस उठे, कोई काम धंधा कुछ भी नहीं, है ना। तो आश्रित कौन होता है? जो व्यक्ति कैसा होता है? कर्महीन। कभी नहीं पूछा जाएगा, इट्स टू नॉर्मल थिंग, ओके। देन अपन आगे देखते हैं, आगे देखिएगा, ओके। अगला नाम आता है आपके स्टूडेंट्स प्रक्षेपण। ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो देर आर टू थिंग्स जिनको आपको डिफरेंशिएट आपको करना आना चाहिए। एक है आपके प्रक्षेपण, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, और एक है आपके तार्किकरण, युक्तिकरण या औचित्य स्थापन, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। इन दोनों में अंतर क्या है? देखो प्रक्षेपण में क्या किया जाता है? अपनी असफलता का जो है दोष किसी अन्य को देना, है ना। ये क्या होता है? ये दोषारोपण होता है। क्या होता है? दोषारोपण। और ये दोषारोपण किसको, ये दोष किसको दिया जाता है? दूसरों को। कि मैंने तो बहुत मेहनत करी थी, लेकिन हमें सर ने ही अच्छा नहीं पढ़ाया था, इसलिए मैं सक्सेस नहीं हुआ, है ना। जैसे एक क्रिकेटर जो है वो अपने अच्छा नहीं खेलने का कारण जो है अपने बैट को देता है कि यार मेरी बैटिंग स्किल तो बहुत अच्छी है, ये बैट ही अच्छा नहीं था, इसलिए मैं ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, है ना। तो अपनी असफलता का दोष जो है, अपन खुद अपनी गलती स्वीकार नहीं कर, अपनी असफलता का दोष किसी अन्य पर्सन के ऊपर अपन जब डालते हैं, दूसरों को जब अपन ब्लेम करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रक्षेपण। तो प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है? आप केवल इतना ही याद रखना, टू ब्लेम अदर्स। क्या बोलते हैं अपन इसको? टू ब्लेम अदर्स, ठीक है। जिसका मतलब क्या हुआ? दूसरों को दोष देना। जैसे देखो, अपनी असफलता का दोष किसी पर भी लगाकर अपने आप को क्या कर लेना? संतुष्ट। ये खुद का एक सेल्फ सेटिस्फिकेशन है ना। प्रत्येक समाधान नहीं है। आप लोगों की नजर में आप केवल जो है आप अच्छा बन गए कि यार हाँ इसने तो मेहनत करी थी, प्रॉब्लम इसके साथ ऐसी हो गई। जैसे देखो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये क्या है? प्रक्षेपण।
यार मैं डांस तो बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन बस मैंने फ्लोर पे डांस किया है, वैसे हर कहीं डांस नहीं कर सकता, है ना। तो नाचने जाने आंगन टेढ़ा, खुद को नाचना नहीं आ रहा, ब्लेम किसको कर रहा है? आंगन को, जो है कि आंगन नहीं टेढ़ा, बाकी मैं तो अच्छा नाचता हूँ। परीक्षा में असफल होने पर तबीयत पर दोष लगाना कि यार मैं तो उन दिनों में मेरे को टाइफाइड हो गया था, है ना, मेरे को वायरल हो गया था, बाकी जो है मैं ऐसे फेल वेल नहीं होता, पढ़ाई में मैं अच्छा हूं, है ना। तो असफल होने का दोष किस पे दे रहा है? तबीयत पे, अदर चीज को ब्लेम कर रहा है। एक क्रिकेट खिलाड़ी बार बार अपने बल्ले की तरफ यह संकेत देता है कि उसके ठीक से नहीं खेलने का कारण जो है उसका बेकार बल्ला है। यह बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ऐसा एग्जाम्पल जनरली पूछा जाता है। स्टार मार्क कर देता हूं, ऐसे क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन आगे देखिएगा, प्रतिगमन, जिसे अपन बोलते हैं रिग्रेशन। क्या बोलते हैं? रिग्रेशन बोलते हैं अपन इसे, है ना। इसका मतलब क्या होता है? गोइंग बैक। इतना याद रख लो, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोइंग बैक, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पूर्व अवस्था में लौटना। बस इतना याद रख लो, आपको एक सिंगल एग्जाम्पल आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रतिगमन, गोइंग बैक, यानी पूर्व अवस्था में क्या करना? लौटना। गोइंग बैक, पूर्व अवस्था में लौटना। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे? देखो, एक लड़की है जो अपने पेरेंट्स के घर में बहुत ऐसो आराम से रही थी, लेकिन उसको ससुराल ऐसा मिला, मतलब जो है कि वहां पर उसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वहां जो है वो पजल हो जाती है, वो रेस्पेक्ट उसको वहां पर नहीं मिलता है। तो जब वो लड़की ससुराल से वापस अपने पीहर में आती है, तो वो अपनी माँ की गोद में आके सो जाती है, यानी अपने बचपन की ओर वो लौट आती है कि मैं जो है ऐसे मेरी माँ के गोद में लेटी रहा करती थी। इसका मतलब क्या हुआ? वो ऐसे ट्रीट कर रही है दैट शी इज ए किड, है ना, जबकि वो मैच्योर है, मैरिड है ना, बहुत मैच्योरिटी जो है वहां पर है, लेकिन वो ट्रीट कैसे कर रही है? एक बच्चे की तरह कर रही है। ठीक है, तो उसका ऐसा व्यवहार जो है वो क्या कहलाता? प्रतिगमन। या एक कोई बुढ़ा व्यक्ति है या कोई एक एडल्ट है, मान लो मैं एक कोई व्यक्ति हूं और दहाड़े मार मार के रो रहा हूं एक छोटे बच्चे की, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसकी जिद की पूर्ति नहीं होती तो ऐसे पैर पटकता रहता, चिल्लाता रहता, वैसे तो एक वृद्ध का या एक वयस्क का छोटे बच्चे की भांति रोना, यानी वो क्या कर रहा है? पूर्व अवस्था में लौट रहा है, एक इन्फेंट की भांति बिहेव वो वहां पर कर रहा है। तो गोइंग बैक, अपनी पूर्व अवस्था में लौटना क्या कहलाता? प्रतिगमन कहलाता है, रिग्रेशन कहलाता है। इतना पता है तो एक भी एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, अपनी पूर्व स्थिति की ओर लौट आना। उदाहरण, एक वयस्क का बच्चे की तरह फूट फूट कर रोना। अब पता नहीं आपके फूट फूट कर रोने का कारण क्या है, मोनिका तो नहीं है ना? ओके। एक लड़की का वापस अपने पीहर आकर अपनी मां की गोद में सर रख के सो जाना। ओके। एक नाम आता पृथक्करण। ठीक है, पृथक्करण यानी किसी सिचुएशन से अपने आप को अलग कर लेना। बहुत नॉर्मल सी चीज है। आप अपने आप को किसी सिचुएशन से अलग क्यों करोगे? वहां पर कोई रीजन होगा। आप कब अपने आप को पृथक करोगे कि भाई आपके घर के अंदर तनावपूर्ण स्थिति है, डेली मम्मी पापा में आए दिन झगड़े हो रहे हैं, भाई बहनों में आए दिन झगड़े हो रहे हैं, घर में हमेशा आपको ताने सुनाए जा रहे हैं, कोई भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप घर से बाहर निकल के कुछ समय के लिए कि हाँ यार थोड़ा माहौल ठीक हो जाएगा, उसके बाद में मैं आऊंगा और मेरी पढ़ाई वगैरह मेरे जो काम है वो मैं करूंगा। तो वो तनावपूर्ण सिचुएशन थी, आपने क्या किया? अपने आप को वहां से दूर कर लिया। वो क्या है? पृथक्करण। या फिर आप फ्रेंड सर्कल में बैठे हो, उन फ्रेंड सर्कल में कोई एक ऐसा व्यक्ति आके बैठ गया है जो नेगेटिव टाइप का है, जिसका साथ आपको पसंद नहीं है, वो कुछ भी कमेंट करता रहता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आप में डेवलप नहीं हो, तो आप क्या कर लेते हो कि यार मेरे घर पे काम है, आज मैं जा रहा हूं। आपने उस सिचुएशन से अपने आप को क्या कर लिया? पार्ट कर लिया। ठीक है ना? तो वो आपके क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता। तो देखो, जो स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है उससे अपने आप को क्या कर लेना? अलग कर लेना क्या कहलाता है? पृथक्करण। तो उससे बचने के लिए व्यक्ति क्या करता है? उस स्थिति से अपने आप को अलग कर लेता है। जैसे साथियों द्वारा परेशान किए जाने पर अपना स्थान क्या कर लेना? बदल देना कि भाई ये लड़का ऐसा ऐसे परेशानी कर रहा है, उदंडी है, तो मैं अब इसके साथ कभी नहीं बैठूंगा। यानी आपने वहां पर सेपरेशन कर लिया, अपने आप को आइसोलेट कर लिया, अपने आप को अपार्ट वहां पर कर लिया। ओके गाइस, देन देखिएगा, घर में लड़ाई झगड़ा होने पर थोड़ी देर के लिए उठकर बाहर चले जाना कि थोड़ी शांति वार्ता हो जाएगी, उसके बाद में आ जाऊंगा। देन आपके एक नाम आ रहा विस्थापन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसे अपन क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। विस्थापन जो होता है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, विस्थापन क्या होता है?
अच्छे से समझना इसको। यहां पर विस्थापन का मतलब होता है अपने एग्रेशन का जो ट्रांसफर किसी ऐसे व्यक्ति पर कर देना, ठीक है ना, जो आपसे कमजोर हो। कैसे? आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपके बॉस ने जो है आपको बहुत कुछ सुना दिया, और अब आप बॉस पे तो अपना गुस्सा निकाल नहीं सकते, अदरवाइज आपको उस कंपनी से, उस वर्किंग प्लेस से निकाल दिया जाएगा, आपकी जॉब चली जाएगी। अब वो एग्रेशन आपने कहां पर ट्रांसफर कर दिया? एग्रेशन को ट्रांसफर कर रहे हो, घर में आके गुस्सा निकाल रहे हो बीवी पे, ये कर, तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तुम सुबह से कर क्या रही हो। बात आई समझ में, है ना? तो अपने एग्रेशन को आपने ऐसे जगह शो किया जहां पर जो है आपका वश चल रहा है, जहां आप अपना एग्रेशन प्रकट कर सकते हो, आप वहां प्रकट नहीं कर पाए थे जहां से आपको गुस्सा आया था। ऐसा बहुत बार होता है, आप किसी और चीज से फ्रस्ट्रेट होते हो, किसी का गुस्सा किसी पे ही निकल जाता, वही आपका क्या है? विस्थापन, सीधे सीधे शब्दों में। या फिर आपकी वाइफ को जो है सासू माँ ने ताने दे दिए हैं, ठीक है, और वो गुस्सा डायरेक्ट किस पे निकल रहा है? आप पे निकल रहा है। हो सकता है बेलन, बर्तन, कुछ भी जो है आपके ऊपर आ सकता है। ऐसा जनरली होता नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, ठीक है। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है? अपने एग्रेशन को जो है ट्रांसफर कर देना। तो देखिएगा, अपने आक्रोश को किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु पर अभिव्यक्त करना जो कमजोर हो, जिससे आक्रमण की उम्मीद नहीं हो। तो बॉस पे तो बस चला नहीं, है ना, स्कूल में मार साहब ने डंडे मार दिए, कुछ भी कह दिया, और घर में आके छोटे भाई बहनों से झगड़ा कर रहे हो, तो मार साहब पे तो जोर चल नहीं रहा है। आपसे कमजोर कौन है? छोटे भाई बहन, उनके बाल पकड़ लिए, उनसे लड़ाई कर ली, है ना, ये विस्थापन है। ओके, देखिएगा, अध्यापक द्वारा डांट पड़ने पर घर आकर छोटे भाई बहनों से झगड़ा करना, देखो एग्जाम्पल मिल ही गया। माता पिता द्वारा मार पड़ने पर बगीचे में जाकर फूलों को तोड़ना, अरे फूलों का क्या दोस्त था भाई, फ्लावर्स, पुष्पा, है ना। अब पिटाई तो माता पिता ने करी है, और वहां बगीचे में गुस्सा किस पे निकाल रहे हो? फूल तोड़ रहे हो। ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। बात आई ना समझ में? इट्स टू इजी। ओके गाइस, बढ़ते हैं अपन आगे। तादात्मीकरण, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ अदर्स। जब आप जो है अपना परिचय किसी ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में देते हैं जिसको समाज में कोई पद या प्रतिष्ठा प्राप्त हो, उससे आपको भी एक अलग पहचान मिलती है। कैसे? आप देखिएगा, यहां पर मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो आप कुछ भी नहीं हो, बेरोजगार हो, ठीक है, लेकिन आपके भैया या आपके पापा जो है कोई नेताजी, सरपंच या RS IS की पोस्ट पे हैं, ठीक है, तो अब आपको जो है, आपको लोग नहीं जानते, लेकिन जो प्रतिष्ठा लेके बैठे हैं उनको जानते हैं, उनकी वजह से आपको पहचान मिलती है। अरे अरे, ये तो नेताजी का लड़का है। आई ना बात समझ में? भले नेताजी के लड़के में एक टके के लक्षण नहीं हो, लेकिन आपको वहां पर एक पहचान मिल जाती है। अरे अरे, आओ आओ आओ, और कैसे हैं नेताजी, कैसे हैं, अच्छा, और आ गए आप, साहब जी कैसे हैं, है ना। आप खुद कुछ नहीं हो, भैया या पापा जो है बड़ी पोस्ट पे, उनकी मदद से आपको वहां पर क्या मिल रहा है? सम्मान मिल रहा है, रिगार्ड आपका किया जा रहा है। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। तो अपना परिचय किसी ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में देना जिसको समाज में कोई पद या प्रतिष्ठा प्राप्त हो, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन, यानी टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ अदर्स। ओके, देखो, जिससे समाज में कोई पद या प्रतिष्ठा प्राप्त हो। ओके गाइज, दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना, है ना, कि मैं जो है रीट की तैयारी करूंगा, खुली आंखों से सपने देखने की बात हो रही है, ये रात वाले सपने नहीं है, है ना, कि रीट की तैयारी कर रहा हूं, मैं बहुत मेहनत करूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर जो है मेरी आसपास ही पोस्टिंग हो जाएगी, फिर मैं गोवा, शिमला, कुल्लू मनाली की तीर्थ यात्राएं करूंगा, ये डे ड्रीमिंग है, ये दिवा स्वप्न है। ओके, तो जिन चीजों की हकीकत में पूर्ति नहीं होती है, उनकी पूर्ति किसके माध्यम से करना? कल्पना के माध्यम से करना। तो जिस टाइम आप डे ड्रीम आप करते रहते हो, उस दौरान जो है आपको बहुत सुकून मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते अपन आगे। आगे देखिएगा, जैसे कार की इच्छा पूरी नहीं होने पर कल्पना के माध्यम से मर्सिडीज में घूमकर आना, डायरेक्ट, समझ गए ना, इट्स टू इजी। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा, जिसकी शादी नहीं हो रही है वे कल्पना में दूल्हा बना हुआ है और उसके दोस्त बैंड बाजे पे नाच रहे हैं, मैं नागिन नागिन, है ना, ये वाली बात डे ड्रीमिंग है। ओके, जिस लड़की की नौकरी नहीं लगती उसे कल्पना में क्या करना है? उसको अपॉइंटमेंट मिल गया है, उसे क्या मिल गई है? नियुक्ति मिल गई है।
और वो गाड़ी से भेजकर बुलाया जा रहा हो, मेरे तो जो है नीली बत्ती वाली गाड़ी लेने आ रही है, ऐसा दैट्स काइंड ऑफ डे ड्रीमिंग। ओके, देखते हैं औचित्य स्थापन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रैशनलाइजेशन, औचित्य स्थापन, युक्तिकरण, तार्किकरण। किसी कारण से कोई विषय वस्तु आपको प्राप्त नहीं हो रही है तो उस विषय वस्तु में क्या निकालना, कमी निकालना। देखो प्रक्षेपण क्या था, आप असफल हो गए हो, असफलता का दोष खुद पर नहीं लेकर दूसरों पे दोष मढ़ रहे हो। यहां पर जो चीज प्राप्त नहीं हो रही है उस वस्तु में क्या निकाल देना, कमी निकाल देना। जैसे लोमड़ी के खट्टे अंगूर, उसने एफर्ट किया अंगूर खाने के, अंगूर प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन दूसरों को क्या कह रहे, मुझे तो अंगूर खाने ही नहीं थे, ये तो खट्टे थे। आप जो है 3rd ग्रेड लग गए हो, 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, बहुत मेहनत की, सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए औचित्य स्थापन क्या कर लिया, तर्क संगत बात कर दी कि यार मैंने तो जो है इतना ध्यान दिया ही नहीं था, मैं तो केवल एग्जाम देने गया था, सिलेक्शन हो भी जाता था तो घर से दूर पोस्टिंग होती, 10,000 ज्यादा मिलते, मेरा तो खर्चा वैसे ही बढ़ जाता, घर परिवार वालों से दूर हो जाता, सोशल लाइफ नहीं जी पाता, है ना। ये जो बातें हैं, यानी तर्क संगत बात करके अपना औचित्य स्थापन कर लेना, अपने आप को सही साबित करना, और उसी विषय वस्तु में जो है, उसी वस्तु में दोष ढूंढना, जो उसमें कमी निकालना जो आपको प्राप्त नहीं हो रही है। आपने बैंक के अंदर आप लगे हुए हो, क्लर्क लगे हुए हो, आप बैंक पीओ, बैंक मैनेजर के लिए आप ट्राई कर रहे हो, सिलेक्शन नहीं हो रहा, कह रहे हो कि यार मैं जो है अगर मेरा सिलेक्शन हो भी जाता, वर्कलोड मेरा वहां पर बढ़ जाता, इसलिए मैंने ज्यादा मातापच्ची नहीं करी, यानी एफर्ट कर रहे हो, प्राप्त नहीं हो रही तो उसी में क्या निकाल दी, कमी निकाल दी। आई होप अब तो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो जो पद या वस्तु प्राप्त नहीं हो रही है उसी में क्या निकालना, दोष निकालकर औचित्य स्थापन कर लेना। एग्जाम्पल देख लो, जैसे लोमड़ी के खट्टे अंगूर, है ना, नींबू मीठे हैं, है ना। नौकरी में असफलता मिलने पर व्यक्ति कहता है, नौकरी में असफलता मिलने पर व्यक्ति कहता है कि इसमें रखा ही क्या था, मैं उचित रूप से प्रयास करता, ठीक है। एक बैंक क्लर्क प्रमोशन नहीं मिलने पर क्या कहता है कि अच्छा हुआ, मैनेजर बनने पर तो मैं फंस ही जाता, और अपने तो मजे ही मजे हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, नींबू मीठे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बढ़िया रहा, मैं तो जहां हूं वहीं ठीक हूं, यदि मेरा सिलेक्शन हो भी जाता तो क्या होता, मैं फंस जाता, वर्कलोड हो जाता, मैं जो एंजॉय कर रहा हूं वो वहां पर मैं नहीं कर पाता, एक एक्स्ट्रा प्रेशर मेरे ऊपर क्रिएट हो जाता। स्कूटर व कार नहीं होने पर व्यक्ति कहता है अच्छा है मेरे पास स्कूटर व कार नहीं है, तभी तो मेरा साइकिल से क्या हो जाता है, अच्छा व्यायाम हो जाता है ना। गरीबी है, दयनीय स्थिति है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया मेरे पास तो ये नहीं है, मैं तो वर्कआउट हो जाता है मेरा, अच्छे से साइकिलिंग करता हूं, तुम तो जो है बाद में वेट घटाओगे, मेरा तो एकदम फिट रहेगा वैसे ही, है ना। विपरीत रचना, बहुत सिंपल सी बात है, आप जैसा हो वैसा दिखाते नहीं हो, मुंह में राम बगल में छुरी। आप लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड करते हो कि आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल भी अच्छे हो नहीं। उनके जाते ही जो है आप क्या करते हो, लेग पुलिंग करते हो, आप जो है उनके लिए जो है उनको क्रिटिसाइज आप करते रहते हो, ठीक है ना, कि ओ अरे वाह भगवान का नाम लो, प्रभु का नाम लो, प्रभु का नाम लो, आसाराम जी जैसे व्यक्ति, है ना, और उनके काम कांड देखे, बात आ रही है समझ में। तो जैसा दिखते हैं वैसा होता नहीं है। ओके, देखिएगा। ओके, जैसे बुजुर्गों के प्रति सम्मान भावना नहीं होने पर भी क्या करना, सम्मान प्रकट करना। एक कोई सौतेली मां है ना, वो जिसको उसको बेटी पसंद नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई पड़ोसी आया तो बहुत एक प्यार प्रकट करती है कि बेटा तू दूध पिएगी, खीर खाएगी, क्या करेगी बेटा तू, ऐसे प्यार शो करना ताकि पड़ोसियों को लगे कि ओ कितनी अच्छी यार, ये तो सोतेला व्यवहार ही नहीं करती है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी रियल बेटी है। ये क्या है, विपरीत रचना है। बहुत सिंपल सी चीज है, आगे आ जाएगा एग्जाम्पल। जैसे कभी कभी व्यक्ति इच्छाएं व आवश्यकताएं इस प्रकार की होती है कि उन्हें सामाजिक रूप से व्यक्त करना व्यक्ति के स्वभाव में नहीं होता है, जो उसे चोट पहुंचाने का खतरा होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो ये आ गया, एक सौतेली मां अपनी सौतेली बेटी के प्रति नफरत को अंदर बंद करती है तथा इसके विपरीत प्यार का क्या करती है, प्रदर्शन करती है। विपरीत रचना है। एक आपके नाम आता शोधन, यानी शोधन का मतलब क्या होता है, सुधार करना। शोधन का मतलब क्या होता है, सुधार करना। इसे मार्गांतीकरण भी कहते हैं, इसे उदातीकरण भी कहते हैं, और इंग्लिश में अपन इसे क्या कहते हैं,
सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। कैसे? आपने नाम सुना होगा वाल्मीकि ऋषि। वो बहुत बड़े मतलब डाकू थे, लुटेरे थे, लेकिन बाद में उन्होंने वो बुराई के मार्ग से अच्छाई के मार्ग पे आगे उन्होंने भगवान की भक्ति में, आध्यात्मिकता में जो है इतने लीन हो गए, इतना मेडिटेशन उन्होंने किया कि उनके पूरे शरीर के ऊपर चींटियां चल रही है लेकिन उनका ध्यान भंग नहीं हो रहा है। ये वाल्मीकि ऋषि जो है वो लुटेरे थे, यानी वो बुरे मार्ग से अच्छे मार्ग पे आ गए। दैट इज कोल्ड शोधन, यानी उन्होंने सुधार किया, मार्गांतिकरण, मार्ग बदला, बुरे से अच्छे मार्ग पे आए। अच्छे से बुरे मार्ग पे जाने की बात साइकोलॉजी नहीं सिखाती है, वो मार्गांतिकरण नहीं है। बुराई से अच्छाई पे लाना है, अच्छाई से बुराई पे नहीं जाना है। तो देख लो, असामाजिक प्रवृत्तियों को किस में बदल देना? सामाजिक प्रवृत्तियों में बदल देना। एक बालक जो लड़ाई झगड़ा करता है, बहादुर है, उसका क्या बन जाना? खिलाड़ी या मुक्केबाज या पहलवान बन जाना। आप रास्ते चलते राहगीर को आप रोड पे जो उसकी कॉलर पकड़ लेते हो, आपका व्यक्तित्व वहां पर जो है गलत साबित हो जाएगा। लेकिन वही एग्रेशन जो है आप जो है मुक्केबाजी रिंग में दिखा रहे हो, कुश्ती में आप पहलवानी करके दिखा रहे हो, तो आपके उस एग्रेशन का वहां पर क्या होगा? वजूद होगा। आपने एक वो सुना होगा, एक बॉक्सर, एक मुक्केबाज जिसका नाम है माइक टाइसन, वो रेसलिंग के ड्यूरिंग जो है मतलब सामने वाला जो रेसलर था उसका कान तक वो खा गया था, है ना, इस लेवल का एग्रेशन। लेकिन चलता है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्पोर्ट्स वाले जो लोग होते हैं उनमें बहुत एग्रेशन होता है, बहुत स्लेजिंग वो वहां पर करते हैं। ओके, बढ़ते अपन आगे। तुलसीदास जी की अपनी पत्नी रत्नावली के प्रति आसक्ति, है ना, और उन्होंने उसको बाद में उस प्रेम को किस में ट्रांसफर कर दिया? भगवान की भक्ति में उन्होंने रामचरितमानस लिख डाला। फिर देखो, हाँ ये ठीक है। अब आता क्षतिपूरक उपाय। क्षति का मतलब कमी पूर्ति करना। एक कम हाइट की लड़की का ऊंची एड़ी के सैंडल पहनना कैसा उपाय है? क्षतिपूरक उपाय। और देखो, या फिर कोई एक बच्चा है जो जिसका ध्यान, कक्षा के बाकी लोगों का ध्यान वो आकर्षित नहीं कर पाता है, विकलांग है, वो इतना अच्छा दिखता नहीं है, लेकिन वो क्लास को टॉप कर जाता, तो बाकी सभी लोगों का ध्यान जो है वहां पर वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो देखो, एक शारीरिक रूप से विकलांग बालक का कक्षा में प्रथम स्थान लाकर क्या कर लेना? समायोजन स्थापित कर लेना। कम लंबाई वाली लड़की की ऊंची एड़ी के क्या पहनना? सैंडल पहन लेना। यानी जो आपकी कमी है उसको क्या कर लेना? दूर कर लेना। जैसे आप मैथ में कमजोर हो, मैथ में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में आप अच्छे नंबर लेके आ रहे हो, है ना, ये भी कैसा उपाय है? क्षतिपूरक उपाय है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, आक्रामक उपाय। हिंसात्मक होना, यानी आपने जो है किसी की बढ़िया से ठुकाई कर दी है। ये दो होते हैं, एक तो रक्षक और एक भक्षक। रक्षक का मतलब आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है और उससे बचने के लिए जो है आप उसके लिए आप जो है हिंसात्मक व्यवहार कर देते हो। ऐसा करने में कुछ भी गलत नहीं है। सीधी सी बात है, आज कोई मेरे को मार रहा है ना, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ एक गाल पे मारी है तो जो है वो जो मूवी है ना वो मुन्ना भाई वाली, मुन्ना भाई MBBS, है ना, जो उसका जो सिक्वल पार्ट आया था कि एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे कर, तो नहीं, एक मार रहा है तो वहां पर 4 जो है वापस उसको देनी है। ये क्या है? रक्षात्मक उपाय है। ऐसा करने में कुछ भी गलत नहीं। एक है भक्षक, भक्षक प्रवृत्ति। आप बिना कारण के ही जो है किसी को सता रहे हो, किसी को मार दिया, पीट दिया, उसकी जेब काट ली, है ना, तो बिना कारण के हिंसात्मक व्यवहार करना कैसी प्रवृत्ति होती है? भक्षक प्रवृत्ति होती है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, अब आपके आता है समायोजन प्रतिमान। समायोजन प्रतिमान में एक आप नाम पढ़ते हो सिगमंड फ्राइड का और दूसरा आप नाम पढ़ते हो एडलर का। सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि व्यक्ति का अचेतन मन, ईगो यानी अहम, तथा लिबिडो जिसे बोलते हैं काम प्रवृत्ति, ये व्यक्ति के समायोजन का आधार होती है। जबकि एडलर कहते हैं कि श्रेष्ठता की प्राप्ति कर लेना ही क्या है? समायोजन। एडलर में क्या आ रहा है? ए। सबसे टॉप ग्रेड क्या होती है? ए। इतना याद रख सकते हो। एडलर में ए आ रहा, सबसे टॉप ग्रेड क्या होती है? ए ग्रेड। ए ग्रेड का मतलब क्या मतलब हो गया? श्रेष्ठता की प्राप्ति कर लेना। तो पूरा याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ट्रिक बिठा लो, आपको रटना नहीं पड़ेगा। एडलर ए ग्रेड श्रेष्ठ होती है, तो श्रेष्ठता की प्राप्ति कर लेना ही क्या है? समायोजन का आधार है। जबकि सिगमंड फ्राइड क्या कहते हैं? अचेतन मन, अहम व लिबिडो क्या होते हैं? समायोजन के आधार होते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब बात आती है स्वप्नों की। कार्ल युंग क्या कहता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद को जान लेना, आत्म सिद्धि कहते हैं उसको। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद को जान लेना,
है ना, या आत्मसिद्धि प्राप्त कर लेना, वो क्या है, समायोजन का आधार है, ऐसा किसने कहा है, जुंग ने कहा है, जिनका पूरा नाम है कार्ल युंग। ये इनके सिगमंड फ्राइड के ही शिष्य हैं। तो आत्मसिद्धि समायोजन का क्या है, आधार है। फिर आपके बात आती है स्टूडेंट्स स्वप्न। सपने लेने के बारे में जो है अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है। सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि सपने लेने का संबंध अचेतन मन से है। कौन से मन से, अचेतन मन से है। और सबसे ज्यादा प्राथमिकता सिगमंड फ्राइड के विचार को ही दी जाती है। देखो ये आ गया, सिगमंड फ्राइड के अनुसार स्वप्न का संबंध कौन से मन से होता है, अचेतन मन से होता है। ठीक है, फिर आपके एक नाम आता एडलर। एडलर कहता कि सपने लेने का जो संबंध होता है वो कौन से मन से होता है, चेतन मन से होता है। तो सपने लेने के संबंध में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के विचार अलग अलग है। दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं, मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, सुनना क्वेश्चन कैसे आता है। आपसे सीधा सीधा पूछा सपने लेने का संबंध है, आंसर क्या है, अचेतन मन। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसके विचार को दी गई है, सिगमंड फ्राइड को। सिगमंड फ्राइड के अनुसार सपने लेने का संबंध अचेतन मन से। क्या बोलते हैं इसको, एडलर के अनुसार सपने लेने का संबंध चेतन मन से। और कार्ल युंग के अनुसार सपने लेने का संबंध अचेतन, चेतन तथा अर्धचेतन तीनों ही मन से। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो सपने लेने का संबंध चेतन, अचेतन व अर्धचेतन तीनों का ही क्या है, प्रतिरूप है। लेकिन प्राथमिकता किसके विचार को दी जाती है, सिगमंड फ्राइड के। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के अंतर जो है हमने समायोजन के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष उपाय के एक एक पॉइंट को बारीकी से जो है आपके आगे डिस्क्राइब किया। यहां से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। आई होप आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी वहां पर गलत नहीं होगा। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ओके गाइज।